नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेज का जो परिवार है वो ठीक होगा, स्वस्थ होगा। दोस्तों, हमारे द्वारा जो वीडियो आपको दी जा रही है वो आपको अच्छी भी लग रही होगी, पसंद भी आ रही होगी आपको। जो हमारे द्वारा जो डाटा आपके सामने पेश किया जा रहा है वो आपको समझ में भी आ रहा होगा। जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप लगातार बनाकर रखिएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन सी झील है, वो झील हमारे लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ों का जिक्र, सभी पॉइंटों का जिक्र, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और देखने के बाद आप बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। देखिए, एक्चुअल में ना ऐसे कुछ नहीं होता कि हम मेहनत करेंगे तभी कुछ बात बन पाएगी। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। हम पढ़ेंगे तो अब क्या होता है कि जैसे कि आप ही एक बार अपने आप के ऊपर ही लेकर चलो कि जैसे सारा डाटा हमने यहाँ पर बताया, आधों के माइंड में ये होता है कि सर पीडीएफ दे दो। अरे भैया, यहाँ से देख के आप लिखोगे ना, हम दावा करते कि 40% आपको लिखते वक्त याद हो जाएगा और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो रिवीजन में बहुत सा याद हो जाएगा। तो ये मतलब वो बात है ना, आत्मनिर्भर बनिए। आप सारी चीजों को लिखिए, आप बेहतरीन नोट्स बनाइए। पीडीएफ वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा तो बुकों में भी लिखा हुआ है। तो आपको बुक नहीं पढ़नी, कास क्लासेस के ऊपर जो ज्योग्राफी है वो करवाई जाएगी, वो इनफ है एक तरीके से। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आपके जो हैंड रिटन नोट्स बनेंगे उससे बेहतरीन मार्केट में कोई बुक हो ही नहीं सकती। आपको जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में आप नोट्स बनाइए। तो चलिए, आज हम भारत की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण झीलें, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक बार छोटा सा भारत का मैप बना लेते हैं और उसके बाद में देखेंगे कौन सी झील कौन से स्टेट के अंदर है। मान लेते हैं कि भैया इस प्रकार से अपने पास में एक भारत है, ऐसा अनुमान लगा लेते हैं अपन, वरना थोड़ा थोड़ा है भाई ऐसा ही है ना, थोड़ा थोड़ा है ऐसा ही। देखें, ऐसा हम मान लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम साथियों जम्मू कश्मीर के पॉइंट का जिक्र करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है डल झील। डल झील कहाँ है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में। डल झील एक हिमानी झील है। कहने का मतलब इसमें जो पानी भरता है, इसमें जो पानी आता है वो ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उसके कारण पानी आता है। डल झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी डल झील के पास में एक और झील पड़ती है जिसका नाम है वुलर झील। डल झील के पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है वुलर झील। जम्मू कश्मीर की झीलें हम पढ़ रहे हैं और ये वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 160 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया 114 वर्ग किलोमीटर है। पूरे चंडीगढ़ को उठाकर यदि हम वुलर झील में रख दें तो चंडीगढ़ डूब जाएगा, क्योंकि वुलर झील जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजे पानी की फ्रेश वाटर लेक है। कौन सी तो आप बताएंगे वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन वुलर झील कौन सी नदी के ऊपर स्थित है तो आप बताएंगे झेलम नदी के किनारे। झेलम नदी जिसका दूसरा नाम वितस्ता है। झेलम किसकी सहायक नदी है तो आप बताएंगे चेनाब की। चेनाब किसकी सहायक है? सतलुज की। सतलुज किसकी सहायक है? सिंधु की। सिंधु कहां से निकलती है तो आप बताएंगे मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील कहां है? तिब्बत में। तिब्बत कहां है? तिब्बत के ऊपर अधिकार कौन सा देश देता था? चीन। और भारत और चीन के बीच की रेखा कौन सी है तो आप बता देना मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण जो खींची गई थी, जो सिचुएटेड की गई थी 27 अप्रैल 1914 के अंदर। याद रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। जो वुलर झील है, ये वुलर झील झेलम नदी के किनारे स्थित है।
वुलर झील है ये भैया कौन सी नदी के ऊपर है, तो आप बताएंगे झेलम नदी के किनारे स्थित है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। लेकिन वुलर झील जो है, वुलर झील का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, वुलर झील मान लो कि हमारे पास में ये झील है, तो इसका ये जो पूर्व वाला हिस्सा है यहां पर एक द्वीप पड़ता है। वुलर झील का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहां पर एक द्वीप पड़ता है, और उस द्वीप का क्या नाम है, तो आप बताएंगे जैनुल लक। जैनुल लक नामक एक आइलैंड है, एक द्वीप है। वुलर झील के पूर्वोत्तर हिस्से के अंदर एक द्वीप पड़ता है जिसका नाम क्या है भैया, जैनुल लक जिसका नाम है, ये आपने याद रखिएगा। उसके बाद इसी जम्मू कश्मीर के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील, हालांकि आपने ये क्वेश्चन आज तक बहुत बार पढ़ा होगा कि जिन झीलों के पीछे नाग लगता है या जो झीलें नाग से संबंधित है वो सभी झीलें कहाँ हैं, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे शेषनाग, बेरीनाग, नागिन, सभी झीलें कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर है। लेकिन शेषनाग झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में है, और जो भी शेषनाग झील के ऊपर पर्यटक जाते हैं और जिनकी किस्मत अच्छी होती है उनको शेषनाग दिखाई भी देता है। एक बार क्या हुआ था कि भगवान जो शिव है, भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए शेषनाग झील के पास में ऊपर जा रहे थे। शेषनाग झील से होते हुए ऊपर की तरफ पहाड़ी वादियों में कैलाश पर्वत पे जा रहे थे। तो माता पार्वती को ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती को ही ये अमर कथा सुनानी थी। तो भगवान शिव ने जो आज की शेषनाग झील है उस झील के पास में एक शेषनाग को छोड़ दिया था और कहा था कि इस शेषनाग झील से आगे या इस झील से आगे कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आना चाहिए, कि जब वो माता पार्वती को अमर कथा सुनाए तो वो कथा सिर्फ और सिर्फ या तो भगवान शिव और या माता पार्वती उस जगह के ऊपर होना चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर का पहलगांव पड़ता, पहलगांव में भगवान शिव ने अपना जो नंदी था उसको छोड़ा था, आगे जाकर शेषनाग को छोड़ दिया था इस झील के पास में। आज इस झील का नाम शेषनाग झील हो गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। और भगवान शिव ने कहा कि यहां से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति ने अमर कथा हमारे मुख से सुन ली तो वह व्यक्ति अमर हो जाएगा और वो पूरे संसार के अंदर सभी को सुना देगा, तो सभी व्यक्ति अमर होने लगेंगे। तो हमारे और पार्वती के बीच की कहानी है, कोई व्यक्ति तीसरा कोई भी व्यक्ति यहां पर इस अमर कथा को सुनने ना आए। तो इस झील के पास में भगवान शिव ने शेषनाग को छोड़ा था कि इस जगह से आगे कोई नहीं आना चाहिए। तो आज उस झील का नाम शेषनाग झील हो गया जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद में इसी के पास में एक जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है बेरीनाग झील। बेरीनाग झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में, और यहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक और झील पड़ती है जिसका नाम है नागिन झील। नागिन झील, लेकिन ये जो नागिन झील जम्मू कश्मीर के अंदर है ये आप याद रखिएगा, नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील के चारों तरफ अत्यधिक मात्रा में वृक्ष मिलते हैं। नागिन झील है, इसके चारों तरफ अत्यधिक मात्रा में वृक्ष मिलते हैं, और जो चारों तरफ का क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे ज्वेल इन द रिंग के नाम से। ज्वेल इन द रिंग के नाम से। ज्वेल इन द रिंग, ज्वेल इन द रिंग कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र है? ज्वेल इन द रिंग कौन सी झील के आसपास का क्षेत्र है? तो आप बताएंगे नागिन झील जो जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है। तो ये जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध झीलें थी जिसमें हमने डल झील का जिक्र किया, वुलर झील का जिक्र किया, शेषनाग, बेरीनाग, नागिन झील का जिक्र किया। अब हम जम्मू कश्मीर की झीलों को यहां से बोर्ड से साफ कर रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ आएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश की झीलों का बात करेंगे, फिर उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर सिक्किम, ऐसे चलेंगे। सभी झीलों का अत्यधिक सभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे वो आप साथ के साथ में बच्चे लिखते हुए चलिएगा। साथ के साथ में लिखेंगे तो बेहतरीन नोट्स बनाते हुए चलिएगा, अच्छे तरीके से मजा आएगा पढ़ने में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में एक झील पड़ती है जिसका नाम है रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश में भैया एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? रेणुका झील। रेणुका झील जो देवी रेणुका से संबंधित है, याद रखना आपने। रेणुका झील कहां पर है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में नाम आता है चंद्रताल। चंद्रताल झील कहां है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर है चंद्रताल झील।
चंद्रताल जो झील है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है और इस चंद्रताल झील से एक नदी निकलती है जो चेनाब नदी की जलधारा है। चंद्रताल झील से एक नदी निकलती है जो चेनाब नदी की जलधारा है और चंद्रताल झील से निकलने वाली नदी जिसका नाम है चंदर नदी। याद रखिएगा कौन सी नदी? चंदर, और चंदर के आगे हास लगा दे तो चंद्रहास, जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखें उसके बाद में इसी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और झील पड़ती है जिसका नाम है सूर्यताल झील। सूर्यताल झील, चंद्रताल झील, रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक और प्रसिद्ध झील पड़ती है बच्चे जिसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे नाको झील। नाको झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की 4 महत्वपूर्ण झीलें थी, सूर्यताल, चंद्रताल, रेणुका और नाको झील। आज तक आपने पढ़ा, किसी ने बताया कि जिन झीलों के पीछे ताल लगता है, जिन झीलों के पीछे ताल लगता है लगभग सभी झीलें कहाँ हैं? उत्तराखंड में। लेकिन चंद्रताल तो आपने देखा हिमाचल प्रदेश में है, सूर्यताल भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हम उत्तराखंड के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी झील उत्तराखंड के अंदर है जिनके पीछे ताल लगता है। देखें तो एक बार ये हिमाचल प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण झीलें इनको साफ कर दे बोर्ड से, क्योंकि हम उत्तराखंड की झीलों का वर्णन करेंगे, उत्तराखंड की झीलें लिखेंगे, उत्तराखंड की झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार भैया, उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले नाम आता है सात ताल झील। सात ताल झील, उसके बाद में भीमताल झील, भीमताल झील, उसके बाद में राकसताल झील। उत्तराखंड के अंदर जिसमें नाम आता है सातताल झील, भीमताल झील, राकसताल झील, और एक झील जिसका नाम है नैनी झील या नैनीताल झील। इस नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं। इस नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं, त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी झील को? तो आप बताएंगे भैया नैनी झील को, या नैनी की जगह नैनीताल भी मिल सकता है, जो कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जिन झीलों के पीछे ताल लगता है लगभग उत्तराखंड में है, चंद्रताल और सूर्यताल झील को छोड़कर। तो ये चीजें याद रखिएगा। त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी इस झील को जानते हैं, नैनी झील को। लेकिन नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर के नाम से क्यों जानते हैं? क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है? एक बार 3 ऋषि नैनीताल के अंदर आए थे, उनको नैनीताल के अंदर कोई पानी नहीं मिला। भाई जैसे प्यास वगैरह लगी हो गई, पीने के लिए कोई पानी नहीं मिला, तो उन्होंने नैनीताल के अंदर एक गहरा गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे में उस गड्ढे में मानसरोवर झील जो तिब्बत के अंदर है, उस मानसरोवर झील से लेकर पानी आए थे वो, और उस गड्ढे के अंदर डाला था, जिसके कारण इसे त्रिऋषि सरोवर के नाम से भी, मतलब 3 ऋषि सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो थी उत्तराखंड की झीलें। अब उत्तराखंड की झीलें शायद आपने लिख ली होगी, और यदि आपने नहीं लिखी है, साथ के साथ में नहीं लिख पा रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लो, और यदि फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो बैक करके लिख लो। अरे घर की तो बात है, पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री है आपके लिए, पूरा कोर्स फ्री है, फ्री था और फ्री रहेगा। चिंता मत करो किसी भी प्रकार की। कहीं पर भी आपने कोर्स खरीदने की वो नहीं है, कहीं पर भी कोर्स नहीं खरीदना आपने, कभी रुपए देकर कोर्स वगैरह खरीद लो, नहीं, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो घर वालों के रुपए खराब मत करो, है ना। उसके बाद में नाम आता उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर एक प्रसिद्ध झील पड़ती है उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है फुलहर झील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। फुलहर झील जो है, ये झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अंदर स्थित है। लेकिन इस झील की विशेषता क्या है? इस झील से गंगा की एकमात्र वह सहायक नदी निकलती है। गंगा की एकमात्र वह सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है, गोमती नदी। गोमती नदी जिसके किनारे लखनऊ, जौनपुर और गाजीपुर शहर स्थित है। और वो गोमती नदी जो कौन सी झील से निकलती है? फुलहर झील से। और फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के अंदर स्थित है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है बच्चे सिक्किम का। इस सिक्किम के अंदर भाई साहब हमारे पास में यहां पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जिसका नाम है चोलामू झील।
भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील यदि पूछे तो आप बताएंगे चोलामू झील। चोलामू झील कहां है? सिक्किम में। और सिक्किम स्टेट बना था 1975 में, और उसी समय भारत ने अपना सैटेलाइट छोड़ा था आर्यभट्ट, सोवियत संघ रूस से 1975 में। याद रखें, इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था उस समय, शायद इमरजेंसी की घोषणा हो चुकी थी, इमरजेंसी लग चुका था। लेकिन चोलामू झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और यह चोलामू झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, उस ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी चोलामू झील से निकलती है। और चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है? तो आप बताएंगे तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो ब्रह्मपुत्र के अंदर बांग्लादेश में जाकर मिलती है, वो तिस्ता नदी कौन सी झील से निकलती है? तो साथियों या दोस्तों आप बता देना, चोलामू झील से, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में मणिपुर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील यदि आपसे पूछा जाए कि लोकटक झील कहां है, तो साथियों आप बता देना मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। पहला क्वेश्चन, ये कैसे पानी की झील है? तो आप बताएंगे मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। पूर्वोत्तर जो भारत है, भारत का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा है, इस पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूरा उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, द बिगेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए याद रखिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है लोकटक झील, जो मणिपुर में है, जो मीठे पानी की झील है। लेकिन ये झील अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इसकी पहचान है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एकमात्र तैरता हुआ पार्क, एकमात्र तैरता हुआ पार्क जिसका नाम है कई बुल लाम जाओ। पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क जिसका नाम है कैबुल लाम जाओ, कौन सी झील के अंदर स्थित है? तो लोकटक झील। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर में। ऐसा बताया जाता है कि ये जो झील है, इसके अंदर एक कृत्रिम पार्क बनाया गया है। अब वो कृत्रिम पार्क बनाया गया, हवा जिस भी दिशा के अंदर चलती है वो पार्क उसी दिशा में घूमता रहता है। और उस पार्क को मणिपुर की सरकार ने या केंद्र सरकार ने नेशनल पार्क का दर्जा दे रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क का दर्जा दे रखा है। और कुछ लोग या काफी बुकों में ऐसा भी बताया जाता है कि ये जो झील है लोकटक झील, इसका बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसके ऊपर पार्क वगैरह लगा रखा है, तो उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है। तो लोकटक झील के अंदर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसका नाम है कैबुल लाम जाओ। जिसका नाम क्या है? तो आप बता देना, कैबुल लाम जाओ, जो मणिपुर के अंदर है। कहां है? मणिपुर में। क्या? तैरता हुआ पार्क। किस नाम से? कैबुल लाम जाओ के नाम से। उसके बाद में देखे भाई, उसके बाद में नाम आता है उड़ीसा। और इस उड़ीसा के अंदर यहां पर भारत की सबसे बड़ी ये भारत की सबसे बड़ी तटीय झील पड़ती है। भारत की तटीय झील, तटीय झील मतलब जो कोस्टल झील है, कोस्टल लेक है, वो तटीय झील को कई बार एग्जामिनर लैगून झील भी कहेगा। लैगून झील के साथ साथ में एग्जामिनर तटीय झील या लैगून झील को वो अनूप झील के नाम से भी बोलेगा। तो कभी आपके मन में यह क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी है, आपका मत्था खराब। क्यों? क्योंकि आपने आज तक पढ़ाई नहीं कि अनूप झील भारत में कहां है, कहां नहीं है। तो यदि आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी अनूप झील, अनूप लेक या लैगून लेक या कोस्टल लेक पूछे, तटीय झील पूछे, एक ही बात है। और भारत की सबसे बड़ी जो तटीय झील है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, वो कौन सी है? तो आप बताएंगे ये चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है? तो आप बताएंगे उड़ीसा के अंदर है। ये जो चिल्का झील है, इसमें दिसंबर से और जून तक पानी होता है खारा। चिल्का झील में दिसंबर से जून तक पानी होता है खारा, और जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तब इसका पानी हो जाता है मीठा। याद रखें, चिल्का झील दिसंबर से जून तक इसका पानी खारा होता है, क्योंकि इसमें बंगाल की खाड़ी का पानी भी एंटर करता है और फिर जो भी पानी भरा रहता है वो निकल जाता है। इस प्रकार से होता है क्योंकि बंगाल की खाड़ी है, इसका पानी चिल्का झील के अंदर तक चला जाता है।
चिल्का हमारा नेवी का सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो चिल्का झील दिसंबर से जून तक इसका पानी खारा होता है और वर्षा ऋतु में इसका पानी हो जाता मीठा। चिल्का झील झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झींगा उत्पादन, झींगा जो मछली है ना, उसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी झील? तो आप बताएंगे चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, भारत की सबसे अनूप झील, सबसे बड़ी अनूप झील कौन सी? चिल्का, जो कहां है? उड़ीसा के अंदर है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि झींगा उत्पादन है जो आपने प्रमुख कृषि क्रांतियां, जब हम बताएंगे आपसे प्रमुख क्रांतियों के बारे में बताएंगे तो उस समय हम आपको एक बात बताएंगे, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे झींगा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद में नाम आता है कोलेरू झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ती है। यह एक तटीय झील है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पड़ती है, यह भी एक तटीय झील है। उसके बाद में यहां पर हमारे पास में साथियों एक झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा के ऊपर स्थित है। यह भारत की दूसरी बड़ी तटीय झील है। इस झील का 84% हिस्सा, इस झील का 84% हिस्सा तमिलनाडु में और 16% हिस्सा आंध्र प्रदेश में फैला है। 16% आंध्र प्रदेश में, ये इस प्रकार से है भाई। 84% हिस्सा तो इसका तमिलनाडु में और 16% हिस्सा ऊपर आंध्र प्रदेश में फैला है। मतलब इसका जो ऊपर वाला है, उत्तर दिशा है, पुलिकट झील की उत्तर दिशा, वो उत्तर दिशा आंध्र प्रदेश में। और इस पुलिकट झील की उत्तर दिशा में या इस पुलिकट झील के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा द्वीप भी स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप कहां है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में। और कौन सी झील के अंदर है? पुलिकट झील के अंदर। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट झील के अंदर स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप जो पुलिकट झील के अंदर है, पुलिकट झील के उत्तरी हिस्से में है। पुलिकट झील का उत्तरी हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, दक्षिणी हिस्सा तमिलनाडु में है। और ये पुलिकट झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी तटीय झील है, याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है वीरान्नम झील। वीरान्नम झील तमिलनाडु के अंदर। और उसके बाद में नाम आता है चेम्बरबक्कम। चेम्बरबक्कम झील कहाँ है? वीरान्नम और चेम्बरबक्कम झील ये भी कहाँ पर पड़ती है? तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में यदि आपसे पूछे वेबनाड झील, वेबनाड झील यदि पूछे आपसे वेबनाड झील कहाँ है? तो आप बताएंगे केरल के अंदर। वेबनाड झील पूछे तो आप बता देना केरल में। और इसी के अंदर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। वेबनाड झील कहाँ है साथियों? तो आप बता देना केरल में। और इसी के अंदर वेलिंगटन द्वीप स्थित है। उसके बाद में नाम आता है पेरियार झील कहाँ है? पेरियार झील पूछे, पेरियार झील तो आप बताएंगे पेरियार झील भी केरल के अंदर है। यदि आपसे पूछे कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है तो आप बताएंगे वेबनाड झील। और वेबनाड झील जो कहाँ है तो आप बता देना केरल के अंदर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है साथियों? तो केरल के अंदर। और पेरियार झील पूछे तो ये भी केरल के अंदर है, पेरियार नदी के ऊपर स्थित है। पेरियार झील, पेरियार नदी, केरल। पेरियार झील, पेरियार नदी, केरल, याद रखिएगा। पेरियार झील, पेरियार नदी, केरल। उसके बाद में नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है पोवाई झील। महाराष्ट्र के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है पोवाई झील। उसी महाराष्ट्र के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील, लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, आज तक हमारे वैज्ञानिक इस पर डाउट का विषय बनाए हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि आज से काफी वर्ष पहले, मतलब शताब्दियों पहले, एक क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। मंगल ग्रह और बृहस्पति, मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच पाए जाने वाले वो आकाशीय पिंड
मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाने वाले वो आकाशीय पिंड जो स्वतंत्र अवस्था में सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, एस्ट्रॉइड के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे ही ऐसा बताया जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था। टकराने के कारण महाराष्ट्र में एक झील बनी थी जिसका नाम है लोनार झील। लेकिन कई बुकों के अंदर यह भी बताया जाता है, काफी जगह यह भी बताया जाता है कि लोनार झील एक क्रैटर झील है। और क्रैटर झील कैसे बनती है? जब ज्वालामुखी का जिस स्थान के ऊपर विस्फोट होता है और वहां पर पानी भर जाता है तो वहां पर क्रैटर झील बनता है। जैसे ज्वालामुखी का मुख होता है जिससे लावा बाहर निकलता है, और वो जो जिस भाग से लावा बाहर निकलता है किसी कारण से वो भाग बंद हो जाए और उस स्थान के ऊपर वर्षा हो जाए तो वहां पर पानी भर जाएगा, तो वहां पर क्रैटर झील बन जाएगा। तो उस क्रैटर झील का एग्जाम्पल भी बताई जाती है लोनार झील। और क्षुद्रग्रह पृथ्वी के टकराने के कारण भी बताया जाता है कि कौन सी झील का निर्माण हुआ था, तो आप बताएंगे लोनार झील का निर्माण हुआ था। उसके बाद में नाम आता है नल सरोवर झील, गुजरात। ये एक बार साफ कर दें, यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं साथ के साथ में तो वीडियो को बैक करके लिख लिए। यहां पर गुजरात में एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है बच्चे? तो आप बताएंगे नल सरोवर लेक। नल सरोवर झील जो गुजरात के अंदर स्थित है। नल सरोवर झील कहाँ है भैया? गुजरात के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है तवा वोहर झील। तवा वोहर झील मध्य प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश में एक झील और पड़ती है जिसका नाम है भोजताल झील। भोजताल झील और तवा वोहर झील, भोजताल झील और तवा वोहर झील है, ये कहां पर पड़ती है? मध्य प्रदेश में। भोजताल झील और तवा वोहर झील दोनों झीलें कहां हैं? मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके बाद में नाम आता है उस्मान सागर। उस्मान सागर झील। उस्मान सागर झील तेलंगाना। उस्मान सागर झील है तेलंगाना। और उसी उस्मान सागर झील के पास में नीचे एक झील पड़ती है हैदराबाद के पास में, तेलंगाना के पास में, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील से ही हैदराबाद में पीने का पानी सप्लाई होता है, ऐसा बताया जाता है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में थी पहले, लेकिन 2 जून 2014 के अंदर जब तेलंगाना अलग हुआ तो वो तेलंगाना के अंदर चली गई। और तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, वो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। वो मूसी नदी कृष्णा की सहायक है और वो कृष्णा नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के पास से गिराती है। पक्षीपाद डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनाती है। लेकिन साथियों, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बारे में आपने पढ़ा होगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद जिसे जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं, और वो हैदराबाद और वो सिकंदराबाद कौन सी झील से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे हुसैन सागर झील से। हैदराबाद और सिकंदराबाद कौन सी झील से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे हुसैन सागर झील से जुड़े हैं, याद रखें। उसके बाद में नाम आता राजस्थान, जिसमें नाम आता है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजस्थान के अंदर पड़ती है और यह एक मीठे पानी की झील है। उसके बाद में नाम आता है उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर के पास में एक झील पड़ती है जिसका नाम है देबर झील। देबर झील राजस्थान के अंदर पड़ती है, उदयपुर के पास में पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर के पास में पड़ती है और अरावली की पहाड़ियों में पड़ती है। और हमारे पास में यहीं पर राजस्थान के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील पड़ती है जिसमें नाम आता है सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील जिसका नाम है सांबर झील। लेकिन ये कैसे पानी की झील है? तो आप बताएंगे खारे पानी की। भारत की सबसे बड़ी झील है सांबर झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? सांबर झील। क्योंकि बड़ी है तो पूरे भारत में एरिया इसका बड़ा है तो बड़ी हो गई, लेकिन ये बड़ी होने के बावजूद कैसे पानी की है? खारे पानी की। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी हो गई? सांबर झील। सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के अंदर नमक का उत्पादन किया जाता है कौन सी झील के अंदर? सांबर झील में। और देश में जितना भी नमक का उत्पादन होता है उसमें 11% हिस्सेदारी कौन से स्टेट की है? तो आप बताएंगे राजस्थान की। साथियों, यदि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो,
हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है और आपको बताया गया है झीलों के बारे में, यदि ये सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को साझा करेंगे और एक नए मतलब मुकाम आपको हासिल करना है पढ़ लिख कर। ऐसे मतलब चलते रहेंगे ऐसे ऐसे कुछ नहीं होगा। अरे एक जुनून जगाना पड़ेगा अपने अंदर, एक रुतबा होना चाहिए पढ़ाई का, एक मतलब आपने अपनी मन की आवाज़ उठानी पड़ेगी, हाँ पढ़ना है तो पढ़ना है, तभी कुछ होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।